नमस्कार साथियों, वेलकम टू साइकोलॉजी कैंपस में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप स्वस्थ होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण की हम चर्चा करने वाले हैं क्वेश्चनों को लेकर, PYQs को लेकर। थंबनेल में लगा हुआ है आज का जो हमारा टॉपिक है आनुवंशिकता और वातावरण, कि आनुवंशिकता और वातावरण हमारे जो डेवलपमेंट है, विकास है बच्चे का, उसको किस तरह प्रभावित करता है, किस तरह बच्चे का यहाँ पर जो विकास के क्रम है, श्रृंखला है, उनमें जो वातावरण का और आनुवंशिकता क्या क्या प्रभाव है, इनसे जुड़े हुए हम क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। साथियों, आज के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन, ये आपको करना है। चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा पहला क्वेश्चन, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है, यानी कि ओनली फॉर हेरिडिटी, ओनली बी हेरिडिटी, यानी केवल वंशानुगत कारकों से ही निर्धारित होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन आंखों का रंग, समझ का स्तर, रुचि और भावनात्मक परिपक्वता। हमने कल देखा था कि जो हमारा सामाजिक जो विकास होता है, वो सामाजिक विकास में हमने वातावरण के अंदर समझ का स्तर, रुचि, यानी कि बच्चे की जो रुचि होती है, इंडिविजुअल डिफरेंस जो होते हैं बच्चे में, और जो इमोशनल मैच्योरिटी जो आती है, वो ये तीनों की तीनों जो फैक्टर हैं, ये तीनों की तीनों जो कारक हैं, वो किससे संबंधित हैं? इन्वायरमेंट, यानी कि वातावरण। ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन है, ये तो वातावरण से संबंधित हैं। केवल एक ही यहाँ पर आंखों का रंग है, वही वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है। यानी कि आपको मैं बताऊं कि जो आंखों का रंग, यानी कि अगर किसी के पिताजी की अगर आंखें यहाँ पर अगर भूरे कलर की है या फिर नीले कलर की है, अगर बच्चों के अंदर भी अगर आंखों का रंग नीला या भूरा है, तो हम इसे कहेंगे कि ये तो वंशानुगत कारकों से प्रभावित माना जाएगा वह, यानी कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते। देखिए, वंशानुगत जो कारक होते हैं, ये स्थिर होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये स्थिर होते हैं, इनमें हम बदलाव नहीं कर सकते। यानी कि जैसा प्रकृति से हमें मिला है, यानी कि जो उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ एक जो होते हैं वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, यानी कि जो जन्मजात जो हमें वंशानुगत जो हमें मिलता है, चाहे वो बॉडी का स्ट्रक्चर कोई सा भी होगा, उसको चेंज करवा लेते हैं। अब ये जैसे कि हीरो हीरोइंस वगैरह वो करवा लेते हैं, लेकिन उनके साइड इफेक्ट बहुत है। ये स्थिर ही मानी जाती है वंशानुगत कारक। चलिए दूसरा क्वेश्चन, आनुवंशिकता और वातावरण के विकास के प्रभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट डेवलपमेंट। पहला है, आनुवंशिकता और वातावरण का विकास पर प्रभाव निश्चित है और उसे बदला नहीं जा सकता। जी नहीं, उसे बदला जा सकता है। केवल वातावरण ही विकास के विकास को प्रभावित करता है, आनुवंशिकता को नहीं। जी नहीं, दोनों को ही प्रभावित करता है। केवल आनुवंशिकता ही विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं। ये भी संभव नहीं है। चौथा, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही एक जटिल रूप से विकास को प्रभावित करते हैं। जी हाँ, यानी कि जो आनुवंशिकता है और वातावरण है, ये दोनों के दोनों जो फैक्टर हैं, दोनों के दोनों कारक हैं, ये प्रभावित करते हैं हमारे वृद्धि और विकास को। बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट impact development in a
कॉम्प्लेक्स, यानी कि जटिल रूप से दोनों की दोनों ही बिल्कुल प्रभावित करते हैं, चाहे वो शारीरिक पक्ष होगा, चाहे वो मानसिक होगा, चाहे वो कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक होगा, चाहे इमोशन फैक्टर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 3rd नंबर का क्वेश्चन है, वातावरण व आनुवंशिक कारकों की परस्पर क्रिया किसके लिए जिम्मेदार है? द इंटरप्ले ऑफ एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, केवल शारीरिक विकास के लिए, केवल संज्ञानात्मक विकास के लिए, शारीरिक व संज्ञानात्मक विकास, या फिर शारीरिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास? 4 नंबर आंसर होगा। अभी हमने इसी की बात की है कि जो वातावरण, जो आनुवंशिक जो कारक होते हैं, ये आपस में जुड़े रहते हैं, यानी कि एक का प्रभाव दूसरे पर जरूर पड़ता है। तो शारीरिक, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो संज्ञानात्मक विकास हो, इन सभी पर वातावरण और आनुवंशिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। तो फिजिकल, सोशल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट तीनों ही इसमें होगा, यानी कि 4th नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4th, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसका परिणाम है? फर्स्ट, केवल आनुवंशिकता का है, या फिर केवल वातावरण का है, या फिर आनुवंशिकता और वातावरण की पारस्परिक क्रिया का है, या फिर केवल आर्थिक कारकों का है? जी हाँ, बताइए इसमें कौन सा आंसर आप टिक लगाने वाले हो? कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि जो बच्चों का संज्ञानात्मक विकास है वह किसका परिणाम है? वह है आनुवंशिकता का, यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण की पारस्परिक क्रिया के माध्यम से ही यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास प्रभावित है। यानी कि मैं बताऊँ आपको, अगर बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए तो वह अपने परिवेश के अंदर अपनी जो विकास की जो दर है उसमें बढ़ोतरी कर सकता है। बच्चे को अगर अच्छा स्कूल मिल जाए, अच्छे टीचर्स मिल जाए, बच्चे की जो व्यक्तिगत रुचि है उसको टीचर्स समझकर बच्चे के अंदर बढ़ोतरी कर सकता है। यानी कि मैं बात करूं, बच्चे के डेवलपमेंट के अंदर जो वातावरण का और आनुवंशिकता का दोनों का बहुत प्रभाव पड़ता है यहाँ पर। तो इसमें आंसर हो जाएगा 3rd नंबर, यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण की पारस्परिक क्रिया, इंटर रिलेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। अगला क्वेश्चन होगा हमारा 5, जब से रीना ने चलना शुरू किया था वह जब भी संगीत सुनती थी नृत्य करना शुरू कर देती है। जब वह नृत्य करती है उसके माता पिता ताली बजाते हैं और टीवी कार्यक्रम में नृत्य कर रहे बच्चों की नकल भी करने के लिए कहते हैं। रीना ने बहुत जल्दी ही नृत्य अच्छी तरह से करना सीख लिया है। ये जो उदाहरण है, ये एग्जाम्पल है, ये विकास के किस सिद्धांत को दर्शा रहा है? यानी कि यहाँ पर जो एक परिवार के अंदर यानी कि फैमिली के अंदर रीना ने डांस करना शुरू किया और डांस करने में उसके माता पिता ने भी यहाँ पर भूमिका निभाई। जब भी वह डांस करती तो वह उसके माता पिता दोनों ताली बजाते और टीवी कार्यक्रम में नृत्य कर रहे बच्चों की वह नकल करती थी। तो ये सारी एक्टिविटी करने के बाद रीना ने नृत्य करना बहुत जल्दी सीख लिया। तो ये उदाहरण जो है ये विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? बात करते हैं, विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। देखते हैं, विकास अनिरंतर प्रक्रिया है? जी नहीं, विकास निरंतर प्रक्रिया है, ये नहीं होगा। विकास पूर्ण रूप से अप्रत्याशित है? जी नहीं, विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता पर निर्धारित है? जी नहीं, आनुवंशिकता के साथ वातावरण से भी प्रभावित होता है। तो आंसर कौन सा होगा इसमें? फर्स्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतरक्रिया का परिणाम है। डेवलपमेंट इज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। यानी कि रीना को घर पर परिवेश में ऐसा माहौल मिल गया, जो रीना की रुचि डांस में थी, तो
उस रुचि को माता पिता ने समझा और माता पिता ने उसको मोटिवेट किया, यानी कि जब भी वो डांस करती वो ताली बजाते, और रीना ने बहुत जल्दी नृत्य यानी डांस करना सीख गई। तो ये जो आनुवंशिकता का और वातावरण का दोनों का ही इंटर रिलेशन यानी कि अंतःक्रिया का परिणाम है। समझ गए होंगे आप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? लैंग्वेज डेवलपमेंट अमॉन्ग चिल्ड्रन जेंस इन्फ्लुएंस बाय, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन केवल आनुवंशिकता से, केवल पर्यावरण से, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से, या फिर ना आनुवंशिकता से और ना ही पर्यावरण से। जी हाँ, बच्चों में जो भाषा का विकास होता है यानी कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वह किस माध्यम से होता है? वह देखो, बच्चा जिस परिवेश में रहेगा, जिस वातावरण में रहेगा, वह उसी की भाषा समझने और बोलने लग जाएगा। अगर पॉजिटिव अगर बच्चा परिवेश में है, वातावरण में है, तो वह सभी से मतलब अच्छी बातें करना सीख जाएगा, अच्छी बोलेगा। लेकिन अगर वह नेगेटिव अगर किसी परिवेश में है तो वह बच्चा यहाँ पर गंदी गंदी गालियाँ भी सीख जाता है। लेकिन आज के टाइम पे जो बच्चा लैंग्वेज का यानी कि जो डेवलपमेंट कर रहा है वो सबसे ज़्यादा किससे कर रहा है? मीडिया से कर रहा है। यानी कि मीडिया से बच्चा सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा है। यानी कि इसमें जो मोबाइल है, इस मोबाइल के माध्यम से बच्चा, हर घर में जो बच्चा मोबाइल के बिना खाना भी नहीं खाता है, ये मानिएगा आप, जब तक उसको मोबाइल आप दिखाओगे नहीं। ये एक बीमारी और लत बन गई है। तो इसमें भाषा विकास किससे प्रभावित हो रहा है? तो आप आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से ही इसमें इफेक्टेड होगा। यानी कि जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है, दोनों से ही बच्चे का भाषा विकास प्रभावित होता है। आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभिकथन, बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवंशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं। जी हाँ, एवं पर्यावरण इनसे कोई भूमिका नहीं निभाता। जी नहीं, पर्यावरण इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये तो गलत हो गया। भाषाई विकास, कारण इसका है कि भाषाई विकास केवल आनुवंशिकता का ही उत्पाद है। जी नहीं, आनुवंशिकता का ही उत्पाद नहीं है। अगर बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाए, अच्छा वातावरण मिल जाए, तो बच्चा क्या कुछ नहीं बन सकता। बच्चा जो आप अपेक्षा करते हैं वह सब कुछ कर सकता है अगर उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाए तो। चलिए, तो कौन सा इसमें होगा? दोनों ही गलत हो गए। तो ये 4 नंबर पर आपको दिख नहीं होगा, ए भी गलत है और आर भी गलत है। 4 नंबर होगा जो स्क्रीन पे थोड़ा नीचे गया हुआ है। ए और आर दोनों ही इसमें गलत होंगे। अगला क्वेश्चन 8वां, निम्न में से कौन से कारक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड? चलिए देखते हैं। यानी कि बच्चे के संपूर्ण विकास की यहाँ पर बात हो रही है। पर्टिकुलर किसी एक, चाहे वो शारीरिक की यहाँ पर बात नहीं हो रही, यहाँ पर सभी की बात हो रही है। चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो कॉग्निटिव हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इमोशन हो। बढ़ते हैं आगे। आनुवंशिकता का प्रभाव संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार बिल्कुल होता है। भौतिक वातावरण का भी होता है, और सामाजिक परिवेश का भी बच्चे के ऊपर विकास पर प्रभावित होता है। तो तीनों के तीनों ही कारक इसमें आपके संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। यानी कि चौथा आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कथन, एक बच्चे के शारीरिक विकास की दिशा पूरी तरह से उसके जन्म के समय निश्चित हो जाती है। अच्छा, जन्म के समय निश्चित हो जाती है? जी नहीं, जन्म के समय जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको फिर जो इन्वायरमेंट मिलता है, तो बच्चे के इन्वायरमेंट जो जैसा जैसा मिलेगा, बच्चे में जैसे जैसे बदलाव होता जाएगा। यानी कि अगर किसी के माता पिता यहाँ पर अगर पतले हैं, तो अगर बच्चा यहाँ पर अगर पतला होता है तो बच्चे को एक
ऐसा इन्वायरमेंट मिले, बच्चों को अच्छा भोजन मिले, पोषण युक्त भोजन यहाँ पर मिले, और बच्चे को यहाँ पर अच्छी एक्सरसाइज करने के लिए कहा जाए, जिम विम ज्वाइन करे बच्चा, तो वो बच्चे का जो शरीर है वह क्या हो जाएगा, बॉडी उसकी बन जाएगी, यानी कि शरीर में चेंजेज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों को एक अच्छा वातावरण यहाँ पर मिल गया है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि पूरी तरह बच्चा उसके जन्म के समय ही निश्चित होता है, जी नहीं। तर्क, केवल आनुवंशिकता ही एक ऐसा एकमात्र कारक है जो बच्चे के विकास के लिए उत्तरदायी है। फिर वही बात, नहीं, केवल आनुवंशिकता ही नहीं है, आनुवंशिकता के साथ इसमें वातावरण का भी बहुत बड़ा प्रभाव है जो बच्चे के विकास में भूमिका निभाता है। तो कौन सा इसमें आंसर होगा? आपने देख लिया होगा, आंसर होगा इसमें ए और आर दोनों सही हैं, या फिर दोनों की व्याख्या कर रहे हैं, दोनों सही हैं या फिर व्याख्या नहीं कर रहे हैं, ए सही है या फिर एक आर गलत है, या फिर 4 ए और आर दोनों गलत हैं। तो कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा साथियों 4 नंबर का आंसर इसमें होगा। पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा और तीसरा भी नहीं होगा, 4 नंबर आंसर इसमें हो जाएगा। बोथ ए एंड आर फॉल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेन नंबर का क्वेश्चन, कथन ए, बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए सीधे आनुवंशिकता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। क्या बच्चे को, अगर बच्चे की जो उपलब्धि में देरी हो रही है तो हम क्या केवल आनुवंशिकता ही को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? अगर हम ये कहते हैं कि जैसे किसी के पिताजी अगर किसान हैं तो उसको, बच्चे को ये नहीं कह सकते कि ये पढ़ लिख कर सीटेट की एग्ज़ाम पास नहीं कर सकता, ये क्या करेगा। तो अगर बच्चे को एक ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाए तो वो उसमें परिवर्तन कर सकता है, यानी कि आनुवंशिकता को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इसमें वातावरण अगर बच्चे को मिलेगा तो उसमें जरूर परिवर्तन होगा। पर्यावरणीय कारक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाता, जी नहीं, पर्यावरणीय कारक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। पर्यावरणीय कारक ही तो विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अजर्सन, यानी कि डेली इन ए अचीवमेंट ऑफ डेवलपमेंट माइलस्टोन बाय चिल्ड्रन कैन बी डायरेक्टली attributed to the heredity. Reason, environmental factors do not play any role in development. Choose the correct option. यानी आपको पता लग गया होगा कि इसमें आंसर कौन सा है। दोनों ही सही बात नहीं कह रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हैं। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? 4 नंबर हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों ही यहाँ पर गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर का प्रश्न, प्रत्येक बच्चे के विकास की दर, द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ईच चाइल्ड, गर्भधारण के समय निर्धारित हो जाती है और पर्यावरण इसमें ज़्यादा भूमिका नहीं निभाते, जी नहीं, पर्यावरण तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है, जी हाँ। देखते हैं, को विकासात्मक प्रतिमान को परखकर सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है, जी नहीं, सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, केवल पूर्व अनुमान जरूर लगाया जा सकता है। कि भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं की जा सकती क्योंकि यह यादृच्छिक तरीके से होता है, जी नहीं, केवल उसका पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है कि बच्चे का जो अगर मान लो एक बच्चा है, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, आपको ले लेते हैं, तो आपके घर वाले को लगेगा कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा मेहनत कर रहा है, तो इस बार सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो ये घर वालों ने क्या लगाया हमारे लिए? पूर्वानुमान लगाया, लेकिन सटीकता से तो वो भी नहीं कह सकते एग्जाम में कि बच्चा 100% पास ही हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका 2 नंबर, यानी कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से ही उभरती है, यानी कि अनफोल्ड्स इन ए डायनेमिक मैनर थ्रू द इंटरएक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट।
चलो हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति या गुण पूरी तरह आनुवंशिक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स आर डिटरमाइंड सोलेड बाय हेरिडिटी। कौन कौन से गुण इसके अंदर केवल पूरी तरह 100% आनुवंशिक है, बताइए। आंखों का रंग, कलर ऑफ आइस, बुद्धि, इंटेलिजेंस, नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, सोशल स्किल। क्वेश्चन में पूछा है कि पूरी तरह आनुवंशिक है, तो यहाँ पर आनुवंशिकता को अगर आप देखते हैं, क्या सामाजिक कौशल आनुवंशिक है? जी नहीं, सामाजिक कौशल आनुवंशिक नहीं है। क्या नैतिक विकास, बच्चे का जो नैतिक विकास जो कि वातावरण में रहकर ही होता है, क्या ये आनुवंशिक है? जी नहीं। बुद्धि क्या पूरी तरह आनुवंशिक है? जी नहीं, बुद्धि में बदलाव होता है। तो ये तीनों के तीनों ये फैक्टर हैं, ये वातावरण से संबंधित है। ये तीनों फैक्टर वातावरण से संबंधित है। केवल आंखों का जो रंग है, यानी कि आंखों का रंग, जिसे मैंने अभी पहले बताया कि अगर ये हमारे पूर्वजों से यानी कि माता पिता से ही आंखों का रंग जैसा हमें मिला है वैसा ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, तो हेरिडिटी से संबंधित यहाँ पर केवल आंखों का रंग ही होगा। बुद्धि, नैतिक विकास और सामाजिक कौशल यहाँ वातावरण से संबंधित है। तो आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? 1 आंसर हो जाएगा। जी हाँ, आगे बढ़े। आगे है 13वें नंबर का प्रश्न। आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है, यानी कि इनडिसिप्लिन। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसकी सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। देखते हैं। छात्रों को रोज पीटेंगे जब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता नहीं छोड़ देता है। जी नहीं, बच्चों की पिटाई नहीं करनी है हमें। अगर मान लो एक बच्चा कक्षा के अंदर रोजाना लेट हो रहा है, तो क्या बच्चे को पिटाई करके वापस घर पे भेज दे या फिर उससे को दंड दिया जाए? जी नहीं, बच्चे की पिटाई नहीं करनी है। बच्चे को बुलाकर टीचर्स को ये पूछना चाहिए कि क्या कारण है, कारण का पता लगाना चाहिए, उन कारणों का पता लगाकर उसका निदान करना चाहिए। पिटाई विटाई नहीं करनी चाहिए भाई। स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे, अच्छा प्रिंसिपल साहब से हम ये कहेंगे कि सर इसका नाम काट दीजिए आप, ये रोज लेट आ रहा है। ऐसा भी हम नहीं कर सकते। उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे। मनोचिकित्सक के पास लेकर जाने की क्या जरूरत है? आप उसके कारणों को तो पहचाने कि बच्चे में कमी क्या है। जब तक हम कमी का पता ही नहीं लगाएंगे, ये भी नहीं होगा। मनोचिकित्सक के पास लेकर नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? उसके वंशानुक्रम एवं वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में हम क्या करेंगे? आंसर इसमें एक ही होगा, मार्गदर्शन करेंगे। वी विल फाइंड आउट ऑफ हिज हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट एंड गाइड हिम इन द राइट डायरेक्शन, यानी कि बच्चे का जो दिशा है, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण से, यानी कि बच्चे के माता पिता को अगर कोई बात है तो बच्चे के माता पिता को बुलाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करने से ही समस्या का समाधान निकालेंगे, यानी कि उसके वातावरण और वंशानुक्रम का सही दिशा में पता लगाकर मार्गदर्शन करेंगे। जी हाँ, आंसर नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का प्रश्न। बच्चे की आनुवंशिकता के द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1, उस बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। दूसरा, बालक को अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ने की सलाह देनी चाहिए। बच्चे को भाई तू पढ़, खूब पढ़, और पढ़ने के अलावा और कोई मतलब नहीं है, ये सब थोड़ी संभव है, बिल्कुल भी नहीं। पढ़ने के लिए बच्चे को हाँ
सलाह देनी चाहिए टाइम टाइम पर। बच्चा खेलेगा भी, बच्चा पढ़ेगा भी, बच्चा घर वालों के साथ बातचीत भी करेगा, उसे खेल कूद में अधिक से अधिक भाग लेना चाहिए। ये भी नहीं होगा भाई केवल खेल कूद ही खेल कूद करो और कुछ नहीं, ऐसा भी नहीं है। 100% हम ये भी नहीं कह सकते। उसे विकास के लिए प्रेरित करना चाहिए, उसे इंस्पायर्ड फॉर डेवलपमेंट यानी कि विकास के लिए प्रेरित करना चाहिए। जी, विकास के लिए प्रेरित तो करना चाहिए, लेकिन उससे भी यहाँ पर बेस्ट यानी कि 100% यहाँ पर आंसर आपका बन रहा है कि उस बालक के परिवेश में क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। जी हाँ, अगर आपको पता है कि बच्चा कौन से फील्ड में या फिर कहाँ बच्चे को कमजोरी आपको दिखाई दे रही है, कहाँ बच्चा गलत कर रहा है, तो उसको हम देखकर बच्चे के परिवेश में यानी कि उसके इन्वायरमेंट में हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। उस परिवेश में हम उसको सुधार करेंगे कि कहाँ बच्चा गलती कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है। तो एक शिक्षक की सबसे जो महत्वपूर्ण जो कर्तव्य होगा वह यही होगा कि बच्चे के इन्वायरमेंट में क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा यानी कि सुधार करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन, आनुवंशिकता को देश सामाजिक संरचना माना जाता है, यानी कि हेरिडिटी इज कंसिडर्ड टू बी ए डेस सोशल स्ट्रक्चर। ऑप्शन गौण यानी कि सेकेंडरी, गत्यात्मक यानी कि डायनेमिक, स्थिर यानी कि स्टैटिक, प्राथमिक यानी कि प्राइमरी। तो आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवंशिकता को कौन सी सामाजिक संरचना यहाँ पर माना जाता है? आनुवंशिकता को यहाँ पर एक स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। हमने भी पहले बताया कि जो हेरिडिटी है ये एक स्थिर है, जो हमें पूर्वजों से मिली है यानी कि पेरेंट्स से जो हमें मिली है वह स्थिर है, यानी कि जो इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। जो ये जन्मजात होती है यानी कि जो हमें जन्म से जो प्रकृति ने हमें जो दिया है उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते, आनुवंशिकता में हम फेरबदल नहीं कर सकते। तो ये कैसी होती है, ये स्टैटिक होती है यानी कि स्थिर होती है। जबकि इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण, जो वातावरण होता है वातावरण जो होता है वो यहाँ डायनेमिक यानी कि गत्यात्मक होता है, यानी कि गतिशील होता है। यानी कि वातावरण के अंदर हम क्या करते हैं, चेंजेज होते रहते हैं, वातावरण बदलता रहता है। ये हमारे साथ भी होता है कि अभी कहते हैं ना भाई कैसे चल रहा है, क्या हाल चाल है, कि यार अभी तो खराब दिन चल रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद फोन किसी का कॉल आता है कि भाई क्या है, बढ़िया है, मस्त हूँ। तो क्या हुआ, वातावरण में चेंजेज हो गया। तो वातावरण हमारा क्या है कि चेंजेज होता रहता है यानी कि डायनेमिक होता है। जबकि जन्मजात यानी कि आनुवंशिकता जो होती है वो बिल्कुल स्थिर होती है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज के लिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को लेकर, जो कि एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ही पार्ट है, इसके हमने यहाँ पर क्वेश्चन देखे। और आप चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन की घंटी भी आपको दबानी है। साथियों, आज हमारी सेकंड क्लास है। वैसे ही लगातार हम रोज़ाना यानी कि जब तक हमारा सीटेट का एग्ज़ाम यानी कि 7 जुलाई तक नहीं हो जाता, हम रेगुलर ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाएंगे टॉपिक वाइज। यानी कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हमारी जो तैयारी है उसमें निखार आता है और हम एग्ज़ाम पास करते हैं। चलिए, आप सभी के लिए थैंक यू, और चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है। अगली वीडियो में मिलते हैं फिर। नमस्कार साथियों, थैंक यू।